आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस गद्यांश को हल करना सीखने से पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं, उन बातों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस गद्यांश को हल करना सीखेंगे। एक बात और देखिए, मेरा एक दूसरा भी चैनल है, उसका नाम है 10 बोर्ड। वहाँ पर मैंने अनिवार्य संस्कृत, जो आपकी हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है, तो अनिवार्य संस्कृत और सभी पाठों के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाया है। तो आप चाहें तो एक बार उस चैनल को भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक, जो भी आपको सरल लगे, कोई एक हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा आपके पेपर में और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 ही प्रश्न दिए रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न ज़्यादा लिया है आपको समझाने के लिए। तो आपके पेपर में ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा। और या तो ये कहा जाए कि हो सकता है कि ये दोनों ना आए, इनकी जगह कोई और प्रश्न आए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ज़रा सा समझिए। देखिए, यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिया है, हो सकता है मैंने इस लाइन से प्रश्न बनाया हो, इस लाइन से प्रश्न बनाया हो, लेकिन जो आपका पेपर बनाने वाला है, जो पेपर सेटर है, उसके मन में आएगा तो यहाँ से प्रश्न बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। तो कौन सा प्रश्न आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ करके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि गद्यांशों को हल करना सीखिए। जो भी प्रश्न हैं उनको, उनके उत्तर को आप रटिए नहीं, क्योंकि प्रश्न बदल करके कुछ भी आ सकता है। देखिए, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये प्रश्न अनिवार्य होता है, ये आएगा ही आएगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है, चाहे जिस पाठ का गद्यांश हो, लेकिन आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी ही होती है। और यही प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि हम रेखांकित अंश में क्या लिखें। तो देखिए, बहुत ही सरल होता है। रेखांकित अंश में थोड़ी बहुत बातें आपको बदल करके लिखनी होती हैं और ये प्रश्न भी हल हो जाता है। बाकी इनका उत्तर तो आपको गद्यांश में मिल ही जाता है। और यहाँ पर भी ज़रा सा समझ लीजिए, यहाँ पर 2 प्रश्न आने की संभावना होती है। देखिए, या तो प्रश्न आएगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या इसकी जगह एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इस तरह से आते हैं और 2 में से ही कोई एक आता है पहले पर, ये भी बदल नहीं सकता है। तो दोनों आप तैयार कर लीजिए। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न तो अनिवार्य हो गया और इसका ढूंढना होता है। तो चलिए, अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनको हल करना सीखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या आपको सबसे कठिन लगती है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरे पद्यांश की व्याख्या को ही समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर इन प्रश्नों को क्रमशः पढ़ के हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ गद्यांश पर चलिए। देखिए, इस गद्यांश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, मगर ऐसा न आज तक हुआ है न होगा। अब इस गद्यांश की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधे से रेखा खींचा है। यहाँ पर कह रहा है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कर रहा है, कि क्या ऐसा आज तक नहीं हुआ न होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ
कि किसी भी पाठ को कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़िए। आपको सारांश मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सी बात कही गई है, तभी आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक ऐसा क्या नहीं हुआ है और न होगा। तो इसके ऊपर के गद्यांश में बताया गया है कि निंदा करने से आज तक कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं गिरा है, किसी भी व्यक्ति का आज तक पतन नहीं हुआ है। मैं आपकी बुराई करूं और सोचिए कि आपका पतन हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा, आप अपने मित्रों के नज़रों में गिर जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही लेखक कह रहा है कि मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की बुराई करे तो वह व्यक्ति किसी की नज़रों से गिर जाए। और कहते हैं और अब आगे कभी होगा भी नहीं। मैं आपकी कितनी भी बुराई करूं, अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आप किसी की नज़रों में गिर नहीं सकते। देखिए, जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, एक तरह से यही व्याख्या है, यही सब आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो फिर से सुनिए। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि किसी की बुराई करने से कोई व्यक्ति आज तक न तो नीचे गिरा है, आज तक न तो उसका पतन हुआ है, और न ही बुराई करने पर कभी भी उसका पतन होगा, कभी भी वह नीचे नहीं गिरेगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए, लेखक आगे कहते हैं कि हम दूसरों की बुराई करके उसको नीचे गिराने की जो कोशिश करते हैं कि वह अपनी मित्रों की नज़रों में गिर जाएगा, तो यदि वह अपनी मित्रों की नज़रों में गिर जाए और हम आगे बढ़ भी जाएं, तो हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कह सकते हैं। बात को समझिए। लेखक बहुत ही प्यारी लाइन कह रहा है कि यदि हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और उसकी निंदा करके उसको हम गिराने की कोशिश करें और वो गिर भी जाए, तो यदि हम उसके गिरने पर बढ़ भी जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बढ़ने की कोशिश है। यानी किसी की निंदा करके बढ़ना अच्छी बात नहीं है। किसी की बुराई करके कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, इसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। आगे लेखक कहते हैं, एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है। लेखक कहते हैं कि एक बात और है। भाई, आप किसी की निंदा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेखक कहता भैया एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी की निंदा से नहीं गिरता है। यदि मैं अच्छा हूँ, आप मेरी कितनी भी बुराई करें, मैं किसी की नज़र में नहीं गिर सकता। दूसरे शब्दों में, यदि आप अच्छे हैं, मैं आपकी कितनी भी बुराई करूं, आप किसी की नज़रों में नहीं गिर सकते हैं। आपका कभी पतन नहीं हो सकता, आपका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो लेखक वही कह रहे हैं कि एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, निंदा से उसका पतन नहीं होता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। देखिए, कितनी प्यारी लाइन कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि किसी की निंदा से कोई भी मनुष्य नहीं गिरता, यानी कोई भी मनुष्य पतन की ओर नहीं जाता, उसका विनाश नहीं होता। पतन माने विनाश। कहते हैं कि किसी भी मनुष्य, उसके मतलब किसी भी मनुष्य के पतन का, उसके विनाश का कारण होता है उसके अच्छे गुणों का, सद्गुणों मतलब अच्छे गुणों का, उसके अच्छे गुणों का विनाश होना, नष्ट होना, ह्रास होना। कहते हैं कि कोई व्यक्ति का पतन तभी होता है, उसका विनाश तभी होता है जब उसके अच्छे गुण समाप्त हो जाएं, और जब अच्छे गुण समाप्त हो जाएंगे तो वह व्यक्ति दूसरों की बुराई करने लगेगा, और जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करने लगता है उसका अपने आप पतन हो जाता है। क्यों? देखिए, जब हम किसी की बुराई करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जान जाता है कि जैसे वो दूसरे की बुराई मेरे सामने कर रहा है, वैसे ही वह मेरी बुराई दूसरों के सामने करता होगा, और ऐसा भाव आते ही बुराई करने वाला व्यक्ति स्वयं सामने वाले की नज़रों में गिर जाता है। तो आपका पतन आपके अच्छे गुणों के विनाश से होता है, किसी की बुराई करने से आपका पतन, आपका विनाश नहीं होता है। आगे लेखक क्या कहते हैं? आगे लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। बड़ी प्यारी लाइन है। लेखक आगे कहते हैं कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति
उसकी बुराई करने से उसका विनाश नहीं होता है, उसी तरह से कोई मनुष्य दूसरों की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। बात को समझिए जरा सा। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी के द्वारा किसी की निंदा करने पर, बुराई करने पर वह व्यक्ति नीचे नहीं गिरता है, बल्कि निंदा करने वाला नीचे गिरता है, उसी तरह से कहते हैं कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं, कभी भी सम्मान नहीं पा सकते हैं। तो फिर उनकी उन्नति विकास कैसे होगा? जो लोग बुराई करते हैं उनका विकास कैसे होगा? तो इसका भी उपाय लेखक बताते हैं और कहते हैं उन्नति तो उसकी तभी होगी, वह विकास तो तभी करेगा, वह दूसरों की नज़रों में सम्मान तो तभी पाएगा जब वह अपने चरित्र को स्वच्छ, निर्मल, स्वच्छ बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। बड़ी सीधी सी बात है, जब आप अपने चरित्र को अच्छा बनाएंगे, आपके चरित्र में अच्छे गुण आएंगे, आप अपने चरित्र को निर्मल, स्वच्छ बनाएंगे और अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करेंगे, तब जाकर के आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी। इसके अलावा यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो आपकी कभी भी उन्नति नहीं होगी। तो देखिए, जो बातें मैंने बताई है ना, इसी को आप वाक्य बना लीजिए, चाहे जैसे बना लीजिए और लिख दीजिए, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको व्याख्या बता दी है। चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उनको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आप देख लेंगे कहाँ क्या नंबर है, वो प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और संकेत डालेंगे। देखिए, संकेत में हम लोग गद्यांश के शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा सबसे पहले आप संकेत में शुरू का थोड़ा सा लिखते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा अंत का लिखते हैं, ठीक है। इसको संकेत में लिखते हैं, यही चीज़ मैंने लिखा है, देख लीजिए। मगर ऐसा न ... का विकास करें, ठीक है। देखिए, लिखते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब आप प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं तो कम से कम 1 या 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, उसके बाद संकेत लिखिए, संकेत के बाद फिर 1 लाइन छोड़िए। देखिए, जब भी आप कोई नई चीज़ लिखिए तो उसके बीच में ज़रूर 1 लाइन का गैप ज़रूर दीजिए, अच्छा लगता है। तो संकेत लिखने के बाद पहला प्रश्न ने कहा था कि आपको संदर्भ लिखना है, तो आप नंबरिंग करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। देखिए, यदि आपके पेपर में संदर्भ लिखने के लिए आता है तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आप हिंदी और शीर्षक का नाम और लेखक का नाम काले रंग की पेन से लिखते हैं तो आपका संदर्भ देखने में अच्छा लगेगा। तो ये भी आप ट्राई ज़रूर करिए और साथ में इन तीनों चीज़ों को आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना होता है, ठीक है। पहला प्रश्न हल हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग गद्यांश पर चलते हैं, देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग इसके उत्तर को लिखना सीखते हैं। तो देखिए, यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ से रेखा खींची गई है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा और यहाँ तक रेखा खींची गई है, ठीक है। फिर यहाँ रेखा नहीं है, देखिए यहाँ रेखा नहीं है, फिर यहाँ रेखा, दोबारा फिर यहाँ से छोड़ करके रेखा खींची गई, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इस तरह से रेखा खींची गई है और यहाँ तक रेखा खींची गई है, यानी यहाँ पर 2 बार रेखांकित अंश है। तो हमको 2 बार रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी है चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब पहला प्रश्न पूरा हो जाए तो आप 1 लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद नंबरिंग करेंगे, जो भी नंबर रहेगा।
चूँकि अब यहाँ पर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या है तो आपको इस तरह से यहाँ क भी डाल सकते हैं, ए भी डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। तो हिंदी का पेपर है तो मैंने क लिख दिया है पहली व्याख्या के लिए, और आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ज़रा सा हमारी बात को समझिए। देखिए, हमेशा प्रश्न का उत्तर हमको प्रश्न की भाषा में देना होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हमको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। जैसे देखिए मैंने बताया था ना आपको, वैसे ही लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि, इतना तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या है। लेखक कहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोच कर करता है कि दूसरे लोग मित्र की नज़रों में गिर जाएंगे और उसके स्थान पर वह अनायास ही बैठा दिया जाएगा, उसको सम्मान मिल जाएगा, किंतु आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, यहीं से आपकी लाइन शुरू थी गद्यांश की, अगर आपको याद हो तो। इतना आपको ऊपर के गद्यांश से मिला है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूँ, समझ लीजिए। देखिए, समझना है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर रेखांकित अंश है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी व्याख्या यहीं से शुरू करें, और यहाँ पर जैसे समाप्त है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक आप व्याख्या करें। आपको लगता है कि हमारी व्याख्या के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है तो आप बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि जहाँ तक रेखा खींची गई है उसकी व्याख्या ज़रूर आए। बाकी आप थोड़ा सा पहले से चलते हैं, थोड़ा बाद तक जाते हैं, इससे आपके उत्तर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बताया कि इसके पहले का जो आपकी किताब में गद्यांश ऊपर वाला, वहाँ से मैंने 2-3 लाइन ली है, फिर यहाँ से व्याख्या शुरू की है। तो देखिए, आप समझिए इस बात को। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों ना, तो किंतु आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो इसके ऊपर वाले ये सब ऊपर के गद्यांश से हमको मिला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी किसी की निंदा करके उच्च स्थान को प्राप्त किया हो, और ना ही कभी हो सकता है। आगे लेखक पुनः कहता है कि निंदा के द्वारा किसी को गिराकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश कभी भी नहीं कही जा सकती है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और पहला जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या पूरी हो गई। तो देखिए, 2 जगह रेखांकित अंश था, तो अब दूसरा देखिए ध्यान से। अब दूसरा आप ख डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे, फिर से हेडिंग, क्योंकि 2 बार पूछा है, और 2 बार रेखांकित अंश की व्याख्या डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक पुनः कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक शब्द फिर से जोड़ दिया है क्योंकि दोबारा रेखांकित अंश की व्याख्या आई है, तो मैंने लिख दिया है पुनः कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी की बुराई करने से नहीं गिरता, अर्थात किसी की बुराई करने से किसी भी व्यक्ति का पतन, उसका विनाश नहीं होता है, बल्कि किसी भी, यहाँ पर 2 बार आ गया है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के गिरने अथवा पतन का कारण उसके अच्छे गुणों का समाप्त होना है। उसके अच्छे गुणों का समाप्त होना है। इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य दूसरे की बुराई करके कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता है। और दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखिए। आप अपनी भाषा में यदि समझ गए हैं तो आप अपनी भाषा में भी रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है। देखिए कभी कभी प्रश्न का उत्तर हमको लाइन में सीधे मिल जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा सा समझिए। कभी कभी जो तीसरा प्रश्न होता है ना, हम पढ़ते हैं तो लगता है यहाँ से लेकर हमारा यहाँ उत्तर अपने आप मिल रहा है और हम वही लाइन उतार देते हैं, हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमारा उत्तर एकदम लाइन से नहीं मिलता है, तब हमको सोच करके लिखना होता है। तो ये जो प्रश्न है ये हमको लाइन से नहीं मिलेगा। आप गद्यांश पढ़ेंगे, सॉरी ये वाला, ये आपको कहीं भी गद्यांश में नहीं मिलेगा कि आप सीधे लाइन उतार दीजिए। आपको जैसे व्याख्या मैंने बताई है तो वहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैंने व्याख्या में आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा करने से गिरता नहीं है। और दूसरी बात इस गद्यांश में बताई जा रही है कि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करके, बुराई करके वो अपना विकास, अपनी उन्नति नहीं कर सकता। निंदा का यही प्रभाव है। देखिए निंदा का यही प्रभाव है कि यदि आप किसी की कितनी भी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, वह व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, उसका कभी भी पतन नहीं होगा। और दूसरा प्रभाव है कि आप कितनी भी किसी की बुराई करेंगे, आपका विकास नहीं हो सकता, आपकी उन्नति नहीं हो सकती। यही तो निंदा का प्रभाव है। बस यही सोच के आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग लिखते हैं। तो आप, चूँकि तीसरे में मैंने ए बी करके लिया है, आपके पेपर में ए बी नहीं आएगा, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ तीसरा ही आपको डालना है, या तो ऊपर वाला आएगा या तो नीचे वाला आएगा। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे। आपको उत्तर गद्यांश की भाषा में देना है। उपर्युक्त गद्यांश पर कहा जा सकता है कि निंदा के द्वारा कोई भी व्यक्ति न तो किसी को गिरा सकता है और न ही वह स्वयं का विकास कर सकता है। और तीसरे का जो ए था इसका भी उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अब तीसरे का जो बी था उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरे का बी कह रहा है मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर गद्यांश में ढूंढते हैं। एक चीज़ फिर से मैं बता दूं, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है। तो मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है, देखते हैं क्या लाइन में इसका उत्तर मिलेगा। तो देखिए जब यहाँ पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि देखिए उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे प्रश्न की भाषा में। देखिए उत्तर तो यही है कि निर्मल और अपने गुणों का विकास करे, लेकिन अब लिखेंगे कैसे प्रश्न की भाषा में, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप तीसरा ही नंबर डालेंगे, ये बी नहीं रहेगा। यहाँ पर भले है मनुष्य की उन्नति तभी होगी, इतना देखिए भाषा के अनुसार जोड़ेंगे। मनुष्य की उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।